नमस्कार, मेरा नाम है पंकज सिंगटा और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया। लोकसभा चुनाव नजदीक है और इसी के साथ कई और देश से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे और वर्तमान में ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर जी। सबसे पहले स्वागत है आपका फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। राठौर साहब, सबसे पहले तो क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है और नजदीक है चुनाव, कितनी तैयार है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तैयार है और पूरे देश में अभी जो हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा की, उससे एक सार्थक संदेश पूरे देश में गया है। उसके बाद पूरे देश में जो है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो है चल रहा है। ये अभियान जो है निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत कर रहा है। जी। आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की है और उसको लेकर कारगर भी कांग्रेस मान रही है कि लाभ उसका जो है मिलने वाला है, लेकिन एक कंफ्यूजन इस बार भी रहता है कि लोकसभा चुनाव तो लड़ रही है कांग्रेस, लेकिन चेहरा कौन होगा? नहीं, देखिए, पार्टी तो संगठन की ताकत पे लड़ती है। अब हिमाचल में अभी जो चुनाव हुए वो कोई चेहरा नहीं था, क्योंकि पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय वीरभद्र सिंह जी, हम उनके चेहरे पे चुनाव लड़ते थे। लेकिन इस बार तो हमने सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव लड़ा और एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। और कांग्रेस पार्टी में चेहरों की कमी थोड़ी नहीं है। हमारे पार्टी में बहुत वरिष्ठ नेता हैं और हम अपनी संगठन की ताकत से जो है चुनाव लड़ेंगे। चलिए, नॉर्थ ईस्ट में हाल ही में 3 राज्यों के चुनाव हुए, कांग्रेस के लिए वो परिणाम अच्छे नहीं थे। नॉर्थ ईस्ट एक समय में कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब अगर बात की जाए, अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं, 3 में से 2 में भाजपा ने अपना परचम लहराया है। क्या कारण मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो कांग्रेस की लोकप्रियता है वो लगातार घटती जा रही है? देखिए, राजनीति में परिस्थितियां बदलती हैं। एक वक्त था कि देश में भाजपा का कहीं नाम नहीं था। एक समय ऐसा भी था कि लोकसभा में खाली 2 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की। अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी जैसे जो वरिष्ठ नेता वो चुनाव हार गए। परिस्थितियां बदली, आज भारतीय जनता पार्टी का देश में शासन है, तो परिस्थितियां बदलती है, ये ठीक है। एक वक्त में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है कांग्रेस का वर्चस्व था और भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन आने वाले वक्त में निश्चित रूप से हालात बदलेंगे। पूरे देश की अगर बात की जाए तो अडानी समूह के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। क्या पूरा मामला है? क्यों इतने प्रदर्शन जो है वो किए जा रहे हैं? देखिए, ये एक ऐसा मामला है कि अगर किसी दूसरे देश में हुआ होता तो अडानी जो है सलाखों के पीछे होते, लेकिन यहाँ उन्हें संरक्षण है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। कांग्रेस पार्टी ने संसद के अंदर ये मामला उठाया, हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से भाग रही है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एक वक्त बफर्स का मामला जब आया, उस वक्त कांग्रेस पार्टी का शासन था, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। आज क्यों नहीं बन रही है? कहीं ना कहीं दाल में काला है और अडानी को जो है भारतीय जनता पार्टी और जो प्रधानमंत्री हैं देश के, उनका संरक्षण प्राप्त है। आपने आरोप लगाए कि अडानी के खिलाफ भी आरोप है और इसके साथ ही लगातार कांग्रेस जो है राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ लगातार आरोप लगाती रही है, चाहे वो किसान बिलों को लेकर हो, किसानों ने भी उसको लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं अगर बात की जाए तो अभी देखने में ये आता है, मैक्सिमम ये बातें उठती है, सोशल मीडिया पर भी ऐसी बातें आती है कि कांग्रेस एक जो है सक्षम जो विपक्ष है वो नहीं बन पा रहा है, एक स्ट्रांग विपक्ष के रूप में नहीं आ पा रहा है, चाहे वो सदन में अपनी बात रखने की बात हो, चाहे सदन के बाहर बात रखने की बात हो। ऐसा क्यों है? क्या लीडरशिप की कमी है या फिर विल पावर नहीं रही है? नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अब जो किसानों के खिलाफ देश में जो काला कानून आया, किसान जो है उसके लिए लड़ते रहे और उस काले कानून को वापस लेने के लिए सरकार को बाध्य होना पड़ा। और हिमाचल के जब चुनाव हुए, जब हमने यहाँ एक पार्लियामेंट और 3 विधानसभा के चुनाव जीते, उसका भी एक प्रभाव हुआ और वो काला कानून वापस हुआ। ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी
अपनी विपक्ष की भूमिका को बहुत मजबूती से जो है निभा रही है। और आपने अभी देखा होगा कि जो 4000 किलोमीटर की पदयात्रा श्री राहुल गांधी जी ने की, वो एक अपने आप में एक ऐसा कारनामा है जो आज तक कभी नहीं हुआ। आप अगर देखें, कोई विश्व में ऐसा नेता नहीं है जो 4000 किलोमीटर पैदल चला। वो लोगों से मिले, लोगों को समझा, जहां भी वो गए हजारों की संख्या में लोग उनकी पदयात्रा में शामिल हुए, समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हुए, और एक मजबूत विपक्षी दल का जो संदेश है वो उनकी पदयात्रा के बाद पूरे देश में गया है। और राहुल गांधी जी की पदयात्रा के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है परेशान है और किसी न किसी ढंग से विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है। चलिए, पद यात्रा की आपने बात कही, आप क्या मानते हैं, क्या कांग्रेस सरकार बना पाएगी या फिर जो इस समय कांग्रेस की स्थिति है वो सुधरेगी? इन दोनों में से क्या आपको लगता है कि पदयात्रा का असर रहने वाला है? देखिए, हम तो सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, हम क्यों नहीं सरकार बनाएंगे? और अभी परिस्थितियां ऐसी है कि जो देश के और विपक्षी दल है उनको भी इकट्ठे होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको एक अधिनायकवाद, तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ अगर आपको लड़ना है तो सारे विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है। और अभी जो हमारा सेशन हुआ रायपुर में, उसमें हमारा जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशन आया, क्योंकि उस समिति का मैं भी सदस्य रहा हूं, उसमें हमने स्पष्ट रूप से भविष्य की राजनीति के संकेत दिए हैं। और इस वक्त जरूरत इस बात की है कि जितनी समान विचारधारा वाले दल है उनको इकट्ठा होने की जरूरत है, क्योंकि आज जो राजनीति देश को तोड़ने की है, जो देश में सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करने की है, इस राजनीति के खिलाफ तमाम जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं उनको एकजुट होने की जरूरत है। चलिए, राष्ट्र के मुद्दों को लेकर हमने बात की, अब प्रदेश पर आते हैं। आप पहली बार विधायक भी चुने गए हैं और 3 से 4 दिन के बाद बजट सत्र शुरू होने वाला है। पहला बजट सत्र है सुखू सरकार का। किस तरह के मुद्दे आप अपने क्षेत्र के इस बजट सत्र में उठाएंगे? देखिए, जहां तक मेरे अपने क्षेत्र की बात है, जो बागवानी के संबंधित मुद्दे हैं उन मुद्दों को मैं प्रमुखता से उठाने वाला हूं। और जो पिछले 5 वर्षों में जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा के रह गई हैं, हमारे स्कूल खाली पड़े, हमारी जो स्वास्थ्य केंद्र है, हॉस्पिटल्स हैं, वहां डॉक्टर्स नहीं है, ये ऐसे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को जो है मैं विधानसभा में उठाने वाला हूं। बीते कल आपने एक बयान दिया था कि अभी जैसे कि डिनोटिफाई किए गए जो संस्थान है, स्कूलों को जो डिनोटिफाई किया गया है, उनमें से जो जरूरी स्कूल है उसको खोला जाए। तो इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक तौर पर भी जो है गलत तरीके से भी हम कह सकते हैं। अब उसको लेकर आप एक्सप्लेन कीजिए कि किस तौर पर आपने कहा था कि जरूरी स्कूल है वो खोले जाने चाहिए, किस तरह के जरूरी स्कूल? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो संस्थान खोले गए वो लोगों के भले के लिए नहीं थे, वो खाली चुनाव में फायदा उठाने के लिए थे। क्योंकि चुनाव से आप चंद महीने पूर्व संस्थान खोल रहे हो और बजट के लिए कोई प्रावधान नहीं था। बगैर बजट के आपने इतने सारे संस्थान खोल दिए और सरकार ने डीनोटिफाई किए। लेकिन जहां हमें लगता है कि नोटिफाई करने की जरूरत है, वह निश्चित तौर पे हमें उस प्रक्रिया को चालू करना पड़ेगा। चलिए, नगर निगम शिमला के चुनाव भी नजदीक है। अभी इस समय हम शिमला में ही बैठे, आपने भी अपना दफ्तर शिमला में शुरू किया है। किस तरह से कांग्रेस तैयार है और क्या मानते हैं कितना जो है स्ट्रांग कांग्रेस इसमें रहने वाली है? देखिए, पिछले 5 वर्षों में शिमला शहर के हालत जो है बद से बदतर हुए, और अभी जो कॉरपोरेशन है वो भारतीय जनता पार्टी की है, प्रदेश में भी इनकी सरकार है, और अब हिमाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। और मुझे लगता है कि शिमला नगर के लोग इस बात को लेकर पूरी तरह से संजीदा है कि हमें जो है कांग्रेस को नगर निगम में लाना होगा। और मुझे ये लगता है जो यहाँ की परिस्थिति है, यहाँ नगर निगम कांग्रेस पार्टी का बनने वाला है। आखिरी सवाल आपसे रहेगा, जब राकेश सिंघा ठियोग से विधायक थे उस समय पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया था कि जो एसजेवीएन द्वारा कार्य किया जा रहा है उससे कई बागवानों के जो बगीचे हैं उनको नुकसान पहुंचा था, या हम कहें कि मलबा वहां पर डाल दिया गया था।
ऐसे मामले और भी कई देखे जाते हैं, चाहे वो आपके विधानसभा क्षेत्र में है, क्योंकि बागवानी बहुल क्षेत्र है, और ऐसे में जो बागवान है, क्या उनको मुआवजा देने की बात की जाएगी, और ऐसी जो घटनाएं अगर सामने आती है तो किस तरह से कार्य किया जाएगा? अभी पिछले दिनों जब मेरा दौरा था तो एसजीवीएन के अधिकारी मुझसे मिले और मैंने उन्हें स्पष्ट तौर पे कहा कि अभी क्योंकि फ्लावरिंग का सीजन शुरू होने वाला है, कि कोई इस तरह की परिस्थिति ना हो जिससे जो है असर पड़े, क्योंकि बहुत सारे जो बागवान है वो मुझसे मिले, उनका ये मानना था कि जो डस्ट से उड़ती है उससे नुकसान होता है। तो उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि जब तक फ्लोरिंग कंप्लीट नहीं होती तब तक हम जो है कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, और अगर इस तरह की कोई बात आती है जिससे किसानों और बागवानों का नुकसान होता है तो निश्चित तौर पे हम इसका विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष साहब। थैंक यू। बढ़िया।